बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बरतानिया में इमरान खान साहब की पार्टी के लोग यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जो इमरान खान साहब को बहुत फॉलो करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब क्योंकि बरतानिया में मौजूद हैं तो लंदन में उन्होंने एहतजाज किया है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी वो एहतजाज बरतानिया में जारी है। बरतानिया में 2 बजे इस एहतजाज की कॉल दी गई थी। लोग 1:30 बजे के बाद आना शुरू हो गए। बारिश के बावजूद मौसम वहाँ ठीक नहीं था। बड़ी तादाद में लोग वहाँ पे पहुँचे। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी भी जो है वो सैकड़ों लोग वहाँ पे मौजूद हैं पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर। मैंने रात को वहाँ एक चक्कर भी लगाया था, एक वीडियो मैंने बनाई थी। मैंने आपसे कहा था कि देखते हैं जाके कि यहाँ पे कितने कंटेनर खड़े हुए हैं, कितने जो है वो वाटर कैनन्स हैं, कितने आंसू गैस के शेल चलते हैं, कितने डंडे पड़ते हैं, रातों को लोगों के घरों के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस कितना पामाल होता है, कितने लोगों को अगवा किया जाता है, जबरी तौर पर लापता किया जाता है। हालांकि जहाँ पे यह एहतजाज हो रहा है आर्मी चीफ यहाँ करीब ही कहीं ठहरे हुए हैं। यानी रात को जो मेरा दोस्त था उसने मुझे दिखाई वो जगह, उसने कहा जी आर्मी चीफ यहाँ कहीं ठहरा हुआ है और ये साथ आगे जगह है जहाँ पे एहतजाज हो रहा है। और साथ उन्होंने कहा देखें यहाँ पे कोई किसी किस्म की ऐसी अजीब एक्टिविटी नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप समझें कि कुछ हट के हो रहा है। ये रूटीन का मामला है। जो भी चाहे यहाँ पे अपना एहतजाज करने का हक इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ पे ये मुल्क आइन के मुताबिक चलता है, कानून के मुताबिक चलता है। तो इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिससे पीछे नहीं हटते। बहरहाल ओवरसीज पाकिस्तानी निकले, बहुत ज़्यादा उन पर दबाव डाला गया, बड़ा खौफजदा किया गया। उन्हें कहा गया आपकी वीडियोस बना के हम रिकॉर्ड में रख लेंगे, आपको निशान इबरत बनाएंगे। उन्हें यह कहा गया कि हम आपके घर वालों को, आपकी फैमिलीज को परेशान करेंगे और हम एक ऐसा क्रैकडाउन करेंगे कि आप इसको याद रखेंगे। और पासपोर्ट और जो वीज़ाज हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की उनको धमकियाँ दी गई कि जनाब आपका जो है वो अब्रॉड में रहना भी मुश्किल कर देंगे और आपके जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, आपकी वहाँ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी धमकियाँ लगाई गई। इन धमकियों के बावजूद ओवरसीज पाकिस्तानी फिर भी पहुंच गए। उन्होंने जाकर वहां पे एहतजाज किया। खराब मौसम के बावजूद वहां पे वो खड़े रहे। यानी पाकिस्तान के आर्मी चीफ के लिए ये एक नई सूरत हाल है, किसी भी आर्मी चीफ के लिए। परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो एक डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ज़ियाउल हक एक डिक्टेटर थे, बैरून मुल्क दौरे करते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। अयूब खान और याया खान 2 डिक्टेटर थे, वो बैरून मुल्क जाते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। ये इससे पहले जो जनरल बाजवा है उनके खिलाफ भी कभी ऐसा नहीं हुआ। रिटायरमेंट के बाद उन्हें 1-2 दफ़ा ऐसी सूरत का सामना करना पड़ा। एक बंदे ने उन पर जूता फेंक दिया था वहाँ पे यूएई में। एक टैक्सी ड्राइवर था, उसने अपना जूता उतार के फेंक दिया था। बाजवा साहब को पाँव पे शायद लगा था। उनका क्लेम ये है जिन लोगों ने ये किया था। तो लेकिन बाजवा साहब की ये खबर बाहर नहीं आई थी। और दूसरा जो है बाजवा साहब कहीं यूरोप में मौजूद थे तो वहाँ लोगों ने तनकीद की थी। शायद कोई अफगानी शहरी था जिसने की थी, तो वो मुकर गए थे। मैं तो वो हूँ ही नहीं। ये वीडियो मैंने बाद में देखी क्योंकि इन दिनों मैं अगवा था। मुझे जबरी तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री इदारों ने, पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने मुझे जबरी तौर पे लापता किया हुआ था उन दिनों में। और मुझे तो पता ही नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि जनाब जनरल बाजवा साहब के साथ भी ये हुआ है। लेकिन वो रिटायर हो चुके थे। ये पाकिस्तान के पहले आर्मी चीफ हैं बज़ाहिर, जो मेरी समझ है। हो सकता है कोई और भी वाक़या ऐसा हो, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक तो ये पाकिस्तान के पहले ऐसे आर्मी चीफ हैं जिनके खिलाफ ओवरसीज पाकिस्तानी हंगामी तौर पर खुद ही प्लान करके बाहर निकल आए और उन्होंने एहतजाज किया है। आर्मी चीफ जब आए यहाँ पे बरतानिया में तो कुछ तस्वीरें वायरल हुई और वो हुकूमती ज़राए ने और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीबी ज़राए उन्होंने उनको ज़रा प्रमोट किया कि उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये रूटीन की एक चीज़ है। जब भी कोई ये लोग आपस में मिलते हैं, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मिलिट्री टू मिलिट्री होता है। और इस रैंक के ऑफिसर जब आते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको फॉलो किया जाता है, तो ये उन प्रोटोकॉल्स का एक हिस्सा है। लेकिन मुझे 1-2 दोस्तों ने बड़ी अजीब बात बताई। उन्होंने कहा कि रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है ना, ये सारी रेलिवेंसी वहां जाके मिलती है। लेकिन ये वो कैसे? उन्होंने कहा हो ये रहा है कि रशिया अब इस लड़ाई को फिलहाल रोकना चाहता है और अमेरिका भी इस लड़ाई को फौरी तौर पर रोकना चाहता है। अमेरिका ने इस लड़ाई में बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए। अब अमेरिका यूक्रेन से वो पैसे भी वापस लेना चाहता है और डोनाल्ड ट्रंप ने मुतालबा भी शुरू कर दिया है। और जो यूक्रेन का सदर है उसका मजाक भी डोनाल्ड ट्रंप उड़ा रहे हैं और उसे एक ऐसा शख्स करार दे रहे हैं जिसने अपने लोगों को इतने बड़े पैमाने पे कत्लेआम करवा दिया है। और वो इसमें ब्लेम नहीं कर रहे पुतिन को, और पुतिन से उन्होंने बात की कि जंगबंदी की जाए। अब यूरोप जो है उसकी सोच इसमें कुछ और है। यूरोप यूक्रेन का पूरा साथ देना चाहता है, वो इस जंग में चला गया था। हुकूमत जो है वो अमेरिका में तब्दील हुई है, यूरोप में नहीं हुई। तो यूरोपीय कंट्रीज या बरतानिया, इनकी फौजें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। एक्चुअली जो नेटो के अंदर बड़ी फोर्स है वो अमेरिका की है, जो ज्यादा पैसा है वो अमेरिका का इन्वॉल्व है। लेकिन अब मामला यह है कि अगर जंगबंदी होती है तो वहां पे ड्यूटी कौन करेगा? जब भी कहीं पे जंगबंदी होती है तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा की या कोई ऐसे मिशन भेजे जाते हैं जो वहां पे अमन अमान की जिम्मेदारियां संभालते हैं जंगज़दा इलाकों में।
ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ आए। तो यहाँ पाकिस्तान जैसे जो गरीब मुल्क हैं उनकी अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी फ़ौज की तादाद बहुत ज़्यादा है। मुल्क हम गरीब हैं। यूरोप के मुल्कों की फ़ौज इतनी बड़ी तादाद में नहीं है, छोटी छोटी फ़ौजें हैं, लेकिन वो बहुत अमीर मुल्क हैं। हमारा मुल्क एक गरीब मुल्क है, लेकिन हमारी फ़ौज बहुत बड़ी तादाद में है। तो हमारे जैसे मुल्कों से फिर वो फ़ौज हासिल करते हैं आलमी सतह पे कि जनाब ये फ़ौज फलां जगह पे भेजी जाए एक मिशन के साथ, और ये वहाँ पे अमन व अमान के लिए काम करे और ये अपनी खिदमत वहाँ पे सरअंजाम दें। तो अब मुमकिन तौर पे पाकिस्तान को उन मुल्कों में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सारे मुल्कों में ऐसे मिशन भेजे हैं, फौजी मिशन, और पाकिस्तानी फौजी जाते रहे दुनिया भर में और जाकर जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटियाँ करते रहे हैं। बड़ी अच्छी ड्यूटियाँ की हैं पाकिस्तान की फ़ौज ने। होता यह है कि जब फ़ौज के ये सिपाही या अफसरान वहाँ जाते हैं तो इनको तनख्वाहें ज़्यादा हो जाती हैं, इनकी टीएडीए बढ़ जाता है, कुछ पैसा फ़ौज को मिल जाता है, कुछ मुल्क को भी फ़ायदा हो जाता है। फिर ये जो लोग अपने मुल्क में तनख्वाह ले रहे होते हैं वो कम होती है, लेकिन जब ये वहाँ पहुँचते हैं और ड्यूटी लंबी करते हैं तो वहाँ पे तनख्वाहें भी बढ़ जाती हैं, तो इनको कुछ दूसरी फ़ौजों के साथ रह के सीखने को भी मिलता है। तो ये ऐसा ही एक फार्मूला है जिसके तहत इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज कुछ रेलिवेंट हुई है मगरबी ममालिक के लिए, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसा लगता है कि यूक्रेन और रशिया की जंगबंदी की सूरत में वहाँ पे न्यूट्रल फ़ौजें तैनात की जाएंगी और कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। तो उसमें पाकिस्तान का एक रोल हो सकता है। तो ये भी एक वजह है। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ये एक अलग किस्म का अनोखा वाक़या है। आर्मी चीफ की मौजूदगी में बरतानिया में एहतजाज किया, उनके खिलाफ नारेबाजी की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का यह कहना है कि पाकिस्तान में जो जुल्म, फस्तायत और जबर हुआ उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है। ये जो कत्लेआम हुआ 26 नवंबर को, उसके लिए भी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं। पाकिस्तान में जो फार्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बनाई और जो जाली आईनी तरामीम करवाई गई, एमएनए को, खवातीन को अगवा किया गया और जबरी तौर पे लोगों को लापता किया गया, उस सारे के लिए वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिम्मेदार समझते हैं और आसिम मुनीर साहब को ब्लेम करते हैं। तो इसलिए वहां पे ये एहतजाज हो रहा है आसिम मुनीर साहब के खिलाफ। अब इमरान खान साहब ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस मौके पर एक कुछ अहकाम जारी किए हैं, कुछ हदायत दी हैं उन्होंने, और ये जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के साथी हैं, उन्होंने ये जो इमरान खान साहब की हदायत है वो शेयर की हैं और इसके कुछ पेजेस हैं, उसकी तफसीलात हैं, लेकिन जो उसका खुलासा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब का जो आर्मी चीफ के नाम लिखे हुए खत हैं उन्हें प्रिंट करवाकर मंदरजा झेल जगहों पर पोस्ट करें। ये तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी करें, चाहे वो अमेरिका में है, बरतानिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूरोप में है, स्कैंडिनेवियन में है, जापान में है, चाइना में है, दुनिया में कहीं भी है, गल्फ कंट्रीज में है। खत लिखना तो कोई किसी किस्म की गैर कानूनी हरकत नहीं है ना। तो एक तो वो कह रहे हैं जी मुतल्लिका पाकिस्तानी सफारत खाना, जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क के सफारत खाने को इमरान खान साहब का जो खत है जो उन्होंने आर्मी चीफ को लिखा, उस खत को प्रिंट करवाएं और प्रिंट करवा के वो खत उस मुल्क के सफारत खाने को भेजें, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट में भेजें। और आने वाले दिनों में ये जो लेटर्स हैं ये दुनिया में और बहुत सारी जगहों पे जाएंगे। ये पाकिस्तानी अक़वाम मुत्तहिदा को भी भेजेंगे यही लेटर्स पाकिस्तानी आने वाले दिनों में। ये मैं आपको खुद से बता रहा हूं क्योंकि मुझे आइडिया है कि इमरान खान साहब इस मामले को किस तरफ ले जाएंगे। ये जनाब बहुत सारी दुनिया की एम्बेसियों में भी जाएंगे और ये मालूमात बहुत सारे आलमी इदारों में भी जाएंगे आने वाले दिनों में। लेकिन दूसरा, इमरान खान साहब ने 2 चीज़ों में भी फिलहाल कहा है। एक तो जिस मुल्क में आप रहते हैं उस मुल्क का जो सफारत खाना है वहां पे भेजें। दूसरा, आर्मी हाउस रावलपिंडी कैंट में ये खतूत भेजे जाएं ताकि आर्मी चीफ ये ना कह सकेंगे मुझे तो खत मिला ही नहीं। और इतने सारे खत जब उन्हें आएंगे तो वो खत नहीं पढ़ेंगे और वज़ीर आज़म को भेजेंगे तो कितने सारे खत उन्हें वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजने पड़ेंगे। आपको याद है एक दफ़ा मैंने ये कहा था कि हमें शहीद अरशद शरीफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखना चाहिए, तो हम सब ने खत लिखे थे, हमने बहुत खत लिखे थे। मैंने जाके इमरान खान साहब से भी खुद बैठ के सामने खत लिखवाया था, उन्होंने भी खत लिखा था। हमने सुप्रीम कोर्ट को इतने खत लिखे कि उनका सिस्टम चौक हो गया था और उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इतने बड़े पैमाने पर खत मिलने के बाद उन्हें नोटिस लेना पड़ा शहीद अरशद शरीफ के मुकदमे का। लेकिन उसके बाद मैं अगवा हो गया, मामला कहां से कहां चले गए। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि कोई और स्टेट बना दिया गया है, तो वो इंसाफ लेना तो दूर की बात है, सबको अपनी अपनी जान की पड़ गई। लेकिन शहीद अरशद शरीफ का इंसाफ तो हम एक दिन इंशाल्लाह ले लेंगे। अच्छा, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आप ये खतूत ग्रुप की सूरत में जाकर अपने मुताल्लिका सफारत खाने में भी जमा करवा सकते हैं। खास तौर पर आज बरतानिया लंदन में हमें पाकिस्तानी सफारत खाने के बाहर एक एहतजाजी मुजाहरा करने जा रहे हैं जहां आपने इस खत को प्रिंट करवा कर जमा करवाना है और एहतजाज के दौरान उसे लहराना भी है ताकि कोई ये ना कह सके कि खत नहीं पहुंचा। ये असल मामला, खत तो जनाब पहुंचेगा, खत पढ़ना भी पड़ेगा, खत को समझना भी पड़ेगा और खत किसी और को भेजने की बजाय खत के मंदरजात के ऊपर गौर भी करना पड़ेगा
क्योंकि जुल्म का सिलसिला जो है पाकिस्तान में रुक नहीं रहा और लगातार जुल्म का सिलसिला जारी है। यहां मेरे पास खालिद यूसुफ चौधरी साहब का एक ट्वीट है और ये एक SHO के नाम की दरखास्त है रहीम यार खान से, और इसमें जो सबसे तकलीफदेह बात है वो उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। उन्होंने कहा पुलिस ने अरसलान वकार सदर इंसाफ यूथ विंग रहीम यार खान के घर पे छापा मारा और इसकी हामला बीवी को ज़ोदोकोप किया, जिससे उसका हमल ज़ाया हो गया। ऐसी बर्बरियत की मिसालें तो तारीख में पड़ी थी और अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी ये नेक्स्ट लेवल पे मामला चला गया है। जुल्म, फसादियत और जबर का सिलसिला रुक नहीं रहा और ये लगातार रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद से लेकर अब तक जुल्म की चक्की को मजीद तेज पीसते चले जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो है वो झुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तानी पीछे हटने पे तैयार नहीं है। हर पाकिस्तानी को लगता है कि उसकी जाती लड़ाई हो गई है और वो एस्टेब्लिशमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट के मोरों को शिकस्त देने पर तुला बैठा है। बहुत थोड़े से लोग रह गए हैं, नापैद किस्म के लोग हैं जो इस वक्त सपोर्ट करते हैं एस्टेब्लिशमेंट को। मैं दो चीजें इसमें आपको बता देता हूं। एक तो पंजाब के अंदर क्रैकडाउन शुरू हो गया है सोशल मीडिया पे और मीडिया पे, और पीका ऑर्डिनेंस के तहत धड़ाधड़ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। ये जो मरियम नवाज के साथ हुआ और जो ये आर्मी चीफ के साथ हुआ, उनके एक मुतनाज़े बयान के बाद, तो अब इन चीजों को बुनियाद बनाकर मरियम नवाज को फेस बनाकर पूरे पंजाब में जुल्म की चक्की चलाई जा रही है। पूरे पंजाब के अंदर एक क्रैकडाउन किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम ख्याल लोग हों, आम पाकिस्तानी हो, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, सबको जो है वो उस जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है और लगातार मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि बहुत थोड़े लोग रह गए हैं क्योंकि जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान में सपोर्ट करते हैं, लिहाजा वो जो नापैद लोग हैं उनके बीच में हमने एक कंपटीशन करवाने का फैसला किया है और हफ्तावार ये कंपटीशन हुआ करेगा। आप सब इसमें अपनी राय दिया करेंगे कि इस हफ्ते का मुकाबला कौन जीता है। और ये जो मुकाबला है ये बूट पॉलिश का मुकाबला है। ये बड़ा सख्त मुकाबला है। गुज़िश्ता 2-2.5 साल से ये मुकाबला जारी है बूट पॉलिश का। वैसे तो मुकाबला कई दहाइयों से चल रहा है, लेकिन अब जो है बूट पॉलिश के नए नए तरीके ढूंढे गए हैं और इनकलाब का लिबादा ओढ़ के लोगों ने उस लिबादे के अंदर छुप छुप के बूट पॉलिश किए हैं। और अब बूट पॉलिश के अंदर जो बड़े बड़े नाम हैं वो आपके सामने रख देता हूं। मरियम नवाज एक बड़ा मायानाज इसका प्लेयर है बूट पॉलिश। बिलावल एक बड़ा जबरदस्त प्लेयर। चीफ टाउट नवाज शरीफ, अर्दली PM इमरान खान साहब कहते हैं, शहबाज शरीफ, अता तारड़ साहब बड़ा एक मुकाम है इनका भी अपना, उस्मा बुखारी साहब, हाफिज जी तो उनके रखो, बड़ा जबरदस्त इनका भी एक मुकाम है बूट पॉलिश में। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जबरदस्त, नए नए आए इस मैदान में लेकिन बड़ा शानदार कारकर्दगी आती है, उन्होंने छक्के चौके लगाए बूट पॉलिश के मैदान में। लाल टोपी वाली सरकार, ये पुराने बूट पॉलिश ही हैं, पहले ये लिख कर करते थे, अब जबान से करते हैं। जबरदस्त किस्म की बूट पॉलिश है इनकी भी। कुछ दरबारी मुल्ला भी हैं, कुछ ताजिर हैं, कुछ कारोबारी हजरात हैं। फैसल वाडा साहब और मुस्तफा कमाल जैसे करैक्टर्स भी हैं। ताहिर अशरफी साहब, बड़ा शानदार इनका एक रिकॉर्ड है। शाहिद अफरीदी टाइप के भी आपको बहुत सारी सेलिब्रिटीज मिलेंगी। बूट पॉलिश का कमाल उनका एक एक्सपीरियंस है, वो करते हैं और जबरदस्त तरीके से करते हैं। तो बड़ा सख्त मुकाबला होने जा रहा है नाजरीन। हम हर हफ्ते एक सेलिब्रिटी के बारे में बताएंगे कि इस हफ्ते की बेहतरीन बूट पॉलिश किसने की है। तो मेरी नजर में, जो मैंने मशवरा किया अपने दोस्तों से, आपका मशवरा हम बाद में मांग लेंगे। ये जो हफ्ता पिछला गुजरा है इसमें मेरे ख्याल में कामरान टिसोरी साहब अभी तक नंबर लेकर जा रहे हैं और मरियम नवाज का उनके साथ सख्त मुकाबला है बूट पॉलिश के मैदान में। अभी नवाज शरीफ साहब को आप अंदाजा करें ना कि बूट पॉलिश करते करते कभी कभी इनको ऐसा लगता है या थोड़ी देर के लिए खुद भी बूट पहन लेते हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि ये खुद भी बूट वाले हो गए हैं। यानी चीफ टाउट नवाज शरीफ साहब ने धमकियां लगाना शुरू कर दी हैं। जरा आप उनकी धमकी मुलायदा फरमाइए नवाज शरीफ साहब की, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस सोच के लोग हैं और ये बूट पॉलिश करते करते इनको बूटों का नशा भी चढ़ जाता है। ये जरा सुने आप मियां साहब क्या कह रहे हैं। मुल्क अपने पांव पर खड़ा हो रहा है, अब लॉन्ग मार्चों, धरनों और एहतजाज की इजाजत नहीं दी जाएगी। इजाजत नहीं दी जाएगी। ओ भाई, इजाजत कानून ने देनी है, आइन ने देनी है। हु आर यू, हु द हेल आर यू? आप कैसे रोक सकते हैं? लोग पुरअमन एहतजाज अपने आइन के मुताबिक कर सकते हैं, कानून के मुताबिक कर सकते हैं। बूट पॉलिश करते करते क्या इतनी पॉलिश सूंघ ली है आपने कि आपके दिमाग को चढ़ गई मियां साहब? आपने निकाला है अपोजिशन में, आपने भी एहतजाज करना है। यहां बरतानिया में लोग, अभी मैं वीडियो कर रहा हूं, एहतजाज कर रहे हैं, कोई उन्हें रोकने वाला नहीं है। पाकिस्तान में आपने जंगल बनाकर रख दिया, जंगल का कानून, जिसको दिल करो उठा दो, जिसको दिल करो जबरी तौर पे लापता कर दो। ये चीफ टाउट के लिए मुझे ISI के ऑफिसर बार बार कहते थे नवाज शरीफ को सपोर्ट करो, मैंने कहा मैं नहीं करता। इस मामले के ऊपर सिंह फंसे हुए थे उनके साथ मेरे। अब ये जो नवाज शरीफ साहब हैं ये कह रहे हैं जी मैं नहीं करने दूंगा, इजाजत नहीं दी जाएगी। आप कौन है जनाब? ना आप वजीर आजम है, ना आप वजीर आला है, ना आप काउंसलर है। यास्मीन राशिद से आप इलेक्शन हारे हुए हैं, आप ये कैसे कह सकते हैं? और हालात इनके ये हैं कि मेयो अस्पताल की लिफ्ट गिर गई है, सर्विसेज अस्पताल में दवाइयां खत्म हो गई हैं। ये लाहौर के 2 बड़े अस्पतालों की कहानी है। जनरल अस्पताल की सूरत हाल पहले ही खराब है। ये जनाब इनकी टोटल कारकर्दगी और औकात है।
सिर्फ टिकटॉक्स इनको बनाने और बार बार टिकटॉक्स बनाने, उसके अलावा इनका कोई और काम ही नहीं है। और जो पहली इन्होंने ग्रीन लाइन बिछाई थी ना कि जनाब हमने ग्रीन लाइन बना दी है, ये कर दिया, तो वहां एक्सीडेंट होते रहते हैं। पहली बारिश हुई लाहौर में, वो बह गई सारी ग्रीन लाइन, वो आज किसी ने फुटेज लगाई हुई थी, वो बह गई, उसका रंग ही उड़ गया है। ये ग्रीन लाइन ऐसे नहीं होती, ये स्पेशल मटेरियल होता है, ये ऊपर आप रंग करके नहीं बना देते होते। लेकिन इनको ना ये पढ़े लिखे ना इनको समझ है। और हो ये रहा है कि जैसे जैसे पाकिस्तान में रमजान करीब आ रहा है, महंगाई बढ़ती चली जा रही। पूरी दुनिया के अंदर जब रमजान करीम आता है, जो लोग मुसलमान नहीं भी हैं, जो ममालिक मुसलमान नहीं भी हैं, वो भी मुसलमानों के लिए स्पेशल पैकेजेस दे देते हैं। जो मुसलमान मुल्क नहीं भी हैं, वहां पे भी चीज़ों की कीमतें नहीं बढ़ती। वो इस बात का ख्याल रखते हैं कि मुसलमानों का रमजान मुबारक आ रहा है, इन्हें दिक्कत या परेशानी ना हो। पाकिस्तान एक अजीब मुल्क है, फौरी तौर पर मुर्गी की कीमत फौरन बढ़ गई। पाकिस्तान के अंदर जो है घी की कीमत, बेसन की कीमत फौरन बढ़ गई, चीनी और चावल की कीमत फौरन बढ़ गई। यानी हर खाने पीने वाली चीज की कीमत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि रमजान आ रहा है। और जब रमजान आएगा तो लोग ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो जब ऊपर से लेकर नीचे तक आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और सब लोग पैसा कमाने और खाने में लगे हुए हैं, तो यही होगा ना मुल्क के अंदर। नाज़रीन, एक और बड़ा संजीदा मामला है, और ये मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी का मामला जो है वो खराब कर दिया गया है। और इसी मसले के अंदर अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उठा दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनका ये कहना है कि ये जो सीनियरिटी का मामला है ये ठीक तरीके से तय नहीं किया गया। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 सीनियर जजेस ने ये मामला ले जाकर इसको चैलेंज कर दिया है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला देती है। ये मामला आईनी अदालत में जाएगा, मुझे तो ऐसे ही दिखाई देता है। यानी 5 जजेस ने अपनी सीनियरिटी के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अब आईनी बेंच के अंदर जाएगा तो आपको पता है आईनी बेंच ने क्या करना है, किसने बनाया। वो पॉलिटिकली चूजन बेंच है, यानी सियासतदानों ने वो बेंच बनाया हुआ है, और सियासतदान अपने बेंच से अपनी मर्जी का ही फैसला लेंगे। जबकि एक स्टेटमेंट और है, जरा ये भी आप देख लें, हम एक मुल्क के तौर पर अपनी साख खो चुके हैं। सोचें ये जुमला किसने कहा होगा, हम एक मुल्क के तौर पर अपनी साख खो चुके हैं। किसने कहा? पाकिस्तान के वजीर खजाना औरंगजेब साहब ने कहा कि मुल्क के तौर पर साख ही खो चुके हैं। ये हालात पाकिस्तान के गुज़िश्ता 3 साल में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और पाकिस्तान की मौजूदा जो हुकूमत है, इन्होंने मिलकर किए हैं। एक और नाज़रीन बड़ी खबर है, और ये काफी बड़ी खबर है। वो खबर ये है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अहम तरीन मामला था उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। 24 से 27 नवंबर 2024 तक जब कत्लेआम हुआ इस्लामाबाद में, 26 नंबर चुंगी श्रीनगर हाईवे 0 पॉइंट डी चौक ब्लू एरिया के सीसीटीवी फुटेज हासिल करने के लिए पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। अस्पतालों की भी मांगनी चाहिए, अस्पतालों के अंदर और बाहर की जो सीसीटीवी फुटेज है उसको भी हासिल करने के लिए रुजू किया जाए। 27 नवंबर 2024 के दौरान जख्मी मरीजों की तादाद, नाम, तफसीलात और फराहम करदा इलाज की मालूमात फरामी, एहतजाज में मरने वालों के नाम, अमवात की वजूहात और पोस्टमार्टम और मेडिकल लीगल रिपोर्ट्स की नकूल फराहम की जाए। नामालूम स्नाइपर्स शूटर्स की शनाख्त के लिए 24 से 27 नवंबर 2024 तक मुख्तलिफ इलाकों की सीसीटीवी फुटेज फराहम की जाए। जख्मियों या मरने वालों की मालूमात लेने के लिए कोशिश करने वालों को गैर कानूनी हिरासत में लिया जाता है या झूठे मुकदमात की धमकियां दी जाती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और शवाहिद कानूनी तरीके से हासिल करने की कोशिश की गई, मगर तमाम कोशिशें नाकाम हुई। वफाकी हुकूमत, वजारत दाखिला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पोली क्लिनिक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीडीए अस्पताल और डीजी सेफ सिटी इस्लामाबाद को फरीक बनाया गया है। और पीटीआई ने दरखास्त लतीफ खोसा, सलमान अकरम राजा, अंसर कियानी और सुहेब इलियास एडवोकेट के जरिए दायर की है। ये मामला बहुत तेज होने चाहिए थे, बड़ी स्पीड से होने चाहिए थे। आज 3 महीने गुजरने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला जो है वो नवंबर वाली फुटेज अब मांग रहे हैं और चीजें इकट्ठी करना चाह रहे हैं। ये जल्दी होना चाहिए था। अब हुकूमत के पास कुछ बहाने मौजूद होंगे, लेकिन देखते हैं हुकूमत क्या करती है। अब तो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस भी इनके अपने ही है। अब तक इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।